Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of history, the doctrine of lapse, Vilay Niti. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। He devised a policy that come to be known as the doctrine of lapse. लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of company territory. और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। Finally, in 1856, the company also took over अवध। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। This time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, encouraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। और इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नए शासन की स्थापना। वारेन हेस्टिंग्स, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures
role in the expansion of company power. गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1733 से 1785 में उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। Bengal, Madras and Bombay each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, और हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। From 1772, a new system of justice was established. 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। Each district was to have 2 courts, a criminal court यानी फौजदारी अदालत एंड ए सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड Indian laws for the European district collector who presided over civil courts. दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल under the Qazi and Mufti but under the supervision of the collectors. फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब देखें काजी क्या था। ए जज यानी काजी एक न्यायाधीश था। मुफ्ती ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वर्ड एडमिनिस्टर। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है।
इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ misconduct brought against a person in the House of Commons। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है और इसी को महाभियोग कहा जाता है। ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित्स gave different interpretation of local laws based on different school of the धर्मशास्त्र। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775, 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपनी ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. Halhed translated this digest into English by 1778. A code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges। N.B. Halhed ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। अंडर द Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस, अपराधियों व दरोगा की सहायता से
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। Police officers and darogas, his office, the collectors, became the new center of power that steadily replaced previous holders of authority। कलेक्टर सत्ता और संस्करण का नया केंद्र बन गया, यानी कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, और जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। द कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on his military strength। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers on horseback, and infantry, that is पैदल यानी फुट शोल्डर्स। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चढ़ने वाले प्रशिक्षित, और पैदल यानी फुट पैरों से, और पैदल सेना थी। They were given training to archery and the यूज ऑफ स्वॉर्ड। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को इस एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स often supplied the Mughal with पैदल सोल्जर्स। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor state like Awadh and Benares started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। Which came to
be known as the Sepoy army, from the Indian word Sipahi meaning soldier. अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे. As welfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement of the company army declined. 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों कम होती गई. This is because the British Empire was fighting in Burma. और इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट में सोल्जर्स वर आर्म्ड with muskets and matchlocks. ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप pace with changing military requirements, and its infantry regiments now became more important. कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और उस समय उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी. थैंक यू.